दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही कमाल के टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, न्यू क्रिटिसिज्म। इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये न्यू क्रिटिसिज्म और इसके आसपास की थ्योरीज क्या बोलती है। दोस्तों ये 20th सेंचुरी का एक फॉर्मलिस्ट मूवमेंट था। अब मैं इसको फॉर्मलिस्ट मूवमेंट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसमें फॉर्म्स पर बड़ा जोर दिया जाता है। ये 20th सेंचुरी के बहुत बड़े मूवमेंट्स में से एक मूवमेंट था जो ये कहता था कि टेक्स्ट को स्टडी करो, ओनली टेक्स्ट को स्टडी करो। ऑथर की बायोग्राफी इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑथर का बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट नहीं है, उस वक्त क्या इंटेंशन उसने रखा होगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने वाला रीडर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रीडर के थॉट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस टेक्स्ट अपने आप में सेल्फ कंटेंट है, टेक्स्ट अपने आप में सफिशिएंट है, तो उसी को स्टडी करो, आपको सब कुछ मिल जाएगा टेक्स्ट के अंदर। पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी और ये किस मूवमेंट के अगेंस्ट एक रिएक्शन था। दोस्तों ओल्ड स्कूल ऑफ हिस्ट्री, यानी वो लोग जो हिस्ट्री को ज्यादा मायने देते थे, मैंने न्यू हिस्टोरिसिज्म वाली वीडियो के अंदर बताया था कि वो लोग जो हिस्ट्री को ज्यादा वैल्यू देते थे, जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते थे। यानी अगर किसी पोएम का टेक्स्ट है तो टेक्स्ट की हिस्ट्री को जानने में, टेक्स्ट के बैकग्राउंड को जानने में कि ये टेक्स्ट का कनेक्शन किस एंशिएंट लैंग्वेज के साथ में है, पुरानी किस लैंग्वेज से इस लैंग्वेज को लिया गया है, मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानने में ज्यादा फोकस करते थे ओवरऑल। उसके अगेंस्ट एक रिएक्शन था कि इस सब की क्या जरूरत है। इससे ये लोग क्या करते थे, ऑथर की बायोग्राफी पर ज्यादा फोकस करते थे, ऑथर के बैकग्राउंड, सोशल कल्चरल बैकग्राउंड पर ज्यादा फोकस करते थे। तो ऐसे में न्यू क्रिटिक्स ने कहा कि इन सब की क्या जरूरत है। ऐसा सब करके आप मेन टेक्स्ट से भटक जाते हो और उसकी एस्थेटिक ब्यूटी को नेग्लेक्ट करते हो। तो ऐसे में इन लोगों ने एक नया तरीका निकाला। अब सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट पर फोकस किया जाएगा और किसी चीज पर नहीं। आपको अगर कुछ भी जानना है तो टेक्स्ट ऑटोनोमस है और अपने आप में पूरा है। आपको कुछ भी जानना है टेक्स्ट के अंदर मिल जाएगा, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अब इस थ्योरी को जानने के बाद में आप ये जरूर पूछोगे कि टेक्स्ट अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट कैसे है। अगर टेक्स्ट को पढ़ना है, हम बिना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के, ऑथर की बायोग्राफी के टेक्स्ट को कैसे पढ़ें? तो ये लोग बोलते थे कि टेक्स्ट को पढ़ने के लिए जो टूल्स होते हैं ना, मेटाफर्स, आयरनी, पैराडॉक्स, इन सब का यूज करके आप टेक्स्ट को समझ सकते हो। क्लोजली पढ़ो, आप चीजों को क्लोजली पढ़ो तो वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों ये टेक्स्ट को क्लोजली पढ़ने वाली जो टेक्निक है ये कोई नई नहीं थी, लेकिन इन लोगों ने इसको लाइमलाइट में लाया था। इन लोगों का मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? आई.ए. रिचर्ड्स, टी.एस. इलियट, विलियम एम्सन और जॉन क्रो रैंसम। जॉन क्रो रैंसम ने इस वर्ड को निकाला था न्यू क्रिटिसिज्म, अपने वर्क न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर। इन लोगों ने इसको न्यू क्रिटिसिज्म के जरिए इस टेक्निक को लाइमलाइट में लाया और इन्होंने पोएट्री को एक ऐसा टूल माना जिसके जरिए आप किसी भी फीलिंग को, किसी भी थॉट को एक्सप्रेस कर सकते हो। भले ये साइंस और फिलॉसफी जैसी चीज नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। ये लोग पोएट्री को साइंटिफिक रूप देना चाहते थे कि इसको लिखने में भी टेक्निक्स का यूज होता है, मल्टीपल फंक्शंस का यूज होता है, फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज होता है, राइम, मीटर, मेटाफर, इमेज, सिंबल, ये सारी चीजें लगती है। तो ये किसी साइंस से कम नहीं है। इन सारी चीजों को आप पोएट्री का जो कंटेंट होता है उससे अलग नहीं कर सकते, क्योंकि इनका मानना था दोस्तों पोएट्री पढ़ने का मजा तो तभी आता है जब आप उसकी अनरिजॉल्व टेंशंस के साथ में उसको पढ़ो। अब न्यू क्रिटिसिज्म से जुड़े हुए दो कॉन्सेप्ट हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें समझना बहुत जरूरी है अगर हम न्यू क्रिटिसिज्म को पढ़ रहे हैं तो। एक है इंटेंशनल फैलेसी और एक है अफेक्टिव फैलेसी। ये दोनों बहुत ही क्लोजली जुड़े हुए हैं न्यू क्रिटिसिज्म से। हम लोग एक एक करके दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको अफेक्टिव फैलेसी समझाने की कोशिश करता हूं। अफेक्टिव फैलेसी क्या बोलती है? जैसे रीडर्स जो होते हैं ना, मेरे और आपके जैसे, वो जब टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो उनके दिमाग में कुछ अलग ही चीजें चलती हैं जब वो टेक्स्ट को देखते हैं, पढ़ते हैं। जैसे मुझे जॉन कीट्स बहुत पसंद है, तो जॉन कीट्स की एक पोएम मुझे बहुत पसंद आई, ईव ऑफ सेंट एग्नेस। उसका मैं बहुत बड़ा फैन हूं। तो जब भी मैं जॉन कीट्स को पढ़ूंगा ना, तो हमेशा उसके टेक्स्ट को ईव ऑफ सेंट एग्नेस को दिमाग में रखते हुए पढ़ूंगा कि ईव ऑफ सेंट एग्नेस जॉन कीट्स ने ऐसी लिखी थी, तो ये पोएम भी वैसी ही होगी। और ये क्या मानते हैं कि पोएट्री को रीडर के इमोशन से एकदम फ्री होना चाहिए, कि रीडर को उसको पढ़ के कैसा लगा, ये चीज एक बर्डन की तरह है, अपने पर्सनल इमोशंस को उस पर लाद देना हुआ पोएट्री को। जैसे मान लो मैंने कोई पोएम पढ़ी, मुझे एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड बहुत ही पसंद है, बहुत ही पसंद है। अब जैसा मैंने सोचा उस पोएम को पढ़ते हुए, तो मैंने अपने इमोशंस को लाद दिया अपने व्यूअर्स के ऊपर, उस पोएट्री के ऊपर, कि मेरे व्यूअर्स भी मेरे व्यू पॉइंट और मेरे चश्मे से देखें इस चीज को कि ये चीज ऐसी है, और वो भी आगे जाकर उस चीज को वैसा ही बताएंगे। तो ये एक अफेक्टिव फैलेसी है, जो मैं अपनी चीज को उस चीज के ऊपर लाद रहा हूं। अफेक्टिव फैलेसी में ऐसा कहा जाता है कि रीडर कभी कभी अपने इमोशंस में बहकर पोएट्री को जज करने में एरर कर देता है। तो ऐसे एरर्स को कहा जाता है अफेक्टिव फैलेसी, कि रीडर पे उस वर्क का क्या अफेक्शन हुआ, उसके हिसाब से वो पोएट्री को जज कर रहा है। और ये लोग बोलते थे कि अपने इमोशंस से पोएट्री को फ्री रखो, जैसा तुम सोचते हो वो चीज मायने नहीं रखती, पोएट्री अपने आप में सफिशिएंट है। अब मैं बात करता हूं इंटेंशनल फैलेसी की। इंटेंशनल फैलेसी क्या बोलती है? ठीक इसके उल्टा। अफेक्टिव फैलेसी के
एकदम उल्टा इंटेंशनल फैलेसी बोलती है 11th 12th में जब मैं इंग्लिश लिटरेचर का पेपर लिख रहा था तो उसके अंदर मुझसे पूछा गया कि इस पोएम के जरिए पोएट क्या कहना चाहता है ये बताओ। तो हम जब भी ये पूछते हैं कि पोएट इस पोएम के जरिए क्या कहना चाहता है तो हम कहीं ना कहीं इंटेंशनल फैलेसी कर रहे हैं दोस्त। तो हम जब भी ये जानने की कोशिश करते हैं कि पोएट ने क्या इंटेंशन रख के क्या सोच करके इस पोएम को लिखा होगा तो हम कहीं ना कहीं इंटेंशनल फैलेसी कर रहे होते हैं। तो ये भी चीज मायने नहीं रखती क्योंकि इनके हिसाब से पोएम स्पेस और टाइम से फ्री होती है, सब चीजों से फ्री होती है, ऑथर के इंटेंशन से भी फ्री होती है। तो इंटेंशनल फैलेसी और अफेक्टिव फैलेसी बहुत ही क्लोजली न्यू क्रिटिसिज्म से जुड़ी हुई है दोस्तों। इन दोनों के अंदर रीडर और ऑथर दोनों से फ्री करके पोएट्री को पढ़ा जाता है। उम्मीद करता हूं इस छोटी सी वीडियो के जरिए आपको न्यू क्रिटिसिज्म, इंटेंशनल फैलेसी और अफेक्टिव फैलेसी समझ में आई होगी दोस्तों। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।